नमस्कार मित्रों, मैं राजेश रमन आरजी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 10वीं क्लास के अंदर एसएसटी पढ़ रहे थे और इस एसएसटी के अंदर हमने जो टॉपिक लिया था वो अर्थशास्त्र लिया था। अर्थशास्त्र के हमने लेसन कर लिए थे। आज ये उसका 4th लेसन है वो चल रहा है। जो 17वां जो लेसन है मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है और क्या नहीं है, पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड है वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखो, मुद्रा कोई शुरुआत के अंदर मुद्रा नहीं थी। पहले क्या था, वस्तु विनिमय था। अब देखिए सबसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिसमें होता है वह अर्थशास्त्र कहलाती है। और आर्थिक क्रिया जहां संपन्न होती है, आर्थिक क्रिया जहां संपन्न होती है वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था, जहां पर आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया है वो 5 प्रकार की बताई गई है, जिसमें पहला है उत्पादन। सबसे पहले हम किसी भी उद्योग है, सेवा है, कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादन करते हैं। फिर विनिमय, एक्सचेंज करते हैं। उपभोग, उस वस्तु का उपभोग होता है, सेवा का उपभोग होता है। चौथा है वितरण, वितरण करते हैं हर चीज को हम। और 5वां होता है जो नया ही जोड़ा गया है, राजस्व। ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है जो एक अर्थव्यवस्था में संपन्न होती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जहां ये 5 आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, जो हमने जाना। आज हम इस विनिमय के बारे में जानना चाहते हैं। ये विनिमय होता है जिसे एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज, विनिमय, सिंपल सी बात करें तो लेन देन। क्या होता है? लेन देन, बदले में, जिसको एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला जो सिस्टम है, लेन देन, एक्सचेंज, जिसे विनिमय कहा गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं: वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय में आप वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते हैं, कि जहां पर वस्तु के साथ वस्तु का लेन देन हो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जो पहले होता था मुद्रा विनिमय का मतलब होता है वस्तु के स्थान पर मुद्रा का जो लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय के कई दोष थे, कुछ अवगुण थे, दोष थे, कमियां थी, जिसके कारण हमने क्या अपनाया? मुद्रा को अपनाया। अर्थात हमने क्या लिया? हम एक ऐसी चीज लेके आए, एक ऐसा साधन लेके आए जो वस्तु विनिमय को क्या बना दे? थोड़ा सरल बना दे। मुद्रा विनिमय जिसे कहा गया। जो मुद्रा विनिमय है, मुद्रा विनिमय के आ जाने से क्या हो गया कि लोग, मुद्रा में बहुत सारे गुण होते हैं। सबसे बढ़िया जो गुण होता है भंडारण। इसे भंडारण किया जा सकता है, अर्थात इसको बचत के रूप में हम सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। इसकी मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं? बचत, धन को हम क्या करते हैं? सेव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जो संकट आए या फिर भविष्य के अंदर जो आने वाली समस्या है उसका अच्छे तरीके से क्या हो, समाधान हो सके। बचत होता है। बचत क्या होता है? अधिक राशि होती है जो लोग अपने खर्च करने के बाद जो बची शेष राशि होती है उसे हम बचत कहते हैं। और केवल क्या होता है कि किसी के पास पैसा ज्यादा होता है लेकिन किसी के पास पैसा क्या होता है? कम होता है। कम होता है तो अपनी सुविधा को करने के लिए वो क्या ले लेता है? ऋण ले लेता है। बचत और ऋण, इन दोनों के बीच में सेतु का काम है, इन दोनों को मिलाने का काम है वो करती है वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय मध्यस्थ जो संस्थाएं होती है वो करती है। वित्तीय जो मध्यस्थ संस्थाएं वो क्या करती है? वो क्या करती है? जैसे ऋणी को धन की आवश्यकता है, वो उत्पादन करना चाहता है, ऋणी को आवश्यकता है अपने कार्य को सरल बनाने के लिए, वो क्या करेगा? जिसके पास पैसा अधिक है उससे क्या ले लेगा? ऋण ले लेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति को नहीं जानता और ये व्यक्ति है वो इसको नहीं जानता, लेकिन दोनों जानते किसको हैं? वो जानते हैं दोनों वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय मध्यस्थ जो संस्थाएं होती है वो बचतकर्ता
और जो ऋणी होते हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करती है। वित्तीय मध्यस्थ है वो दो प्रकार की संस्थाएं होती है। वित्तीय मध्यस्थ है वो दो प्रकार की संस्थाएं होती है, जिसमें एक होती है संस्थागत, दूसरी होती है गैर संस्थागत। संस्थागत वो संस्थाएं होती है जो आरबीआई द्वारा प्रमाणित होती है, और गैर संस्थागत वो संस्थाएं होती है जो आरबीआई द्वारा प्रमाणित नहीं होती। अर्थात संस्थागत वो संस्थाएं होती है जिनके ऊपर कोई ये अधिकृत जो संस्था है वो होती है, और इनके ऊपर कोई दबाव या कोई संस्था नहीं होती है जिनको निगरानी करती है। संस्थागत स्तर के अंदर आता है जैसे बैंक है वो संस्थागत स्रोत है। गैर संस्थागत में आता है जैसे साहूकार हो गया, बनिया हो गया है साहूकार, ठीक है, जिससे देसी बैंकर हो गया है, ये गैर संस्थागत के अंदर आते हैं। और बैंक होते हैं वो संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत आती है। बैंकों के आगे हम कार्य पढ़ेंगे कि बैंक किस प्रकार के कार्य करती है, बैंकों में कार्य पढ़ेंगे, और साहूकार के बारे में आगे जानेंगे कि ये गैर संस्थाएं कौन सी होती है, संस्थागत है कि आर्थिक क्रिया वो देन है जिसमें 5 आर्थिक क्रियाएं होती है, जिसमें से एक है विनिमय। एक्सचेंज। विनिमय का मतलब होता है लेन देन की प्रक्रिया। जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, आदान प्रदान की जो क्रिया होती है, उसे हम अर्थशास्त्र में विनिमय कहते हैं। कि भाई हमें कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा है वो ऐसे नहीं मिलती, उसके बदले में हमें कुछ उसका प्रतिफल देना होता है। कोई भी वस्तु हो, खाने पीने की वस्तु हो, खाद्य हो, गैर खाद्य हो, उन सभी के लिए अगर हम बाजार में जाते हैं तो उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है। आज हम मुद्रा देते हैं, रुपया देते हैं, 100-200 जो भी है, लेकिन पहले के समय क्या होता था, पहले समय मुद्रा नहीं थी। उस समय लोग जो भी उगाते थे, जो भी खनिजों के द्वारा प्राप्त करते थे, या धरती पर जो भी साधन थे, जो जिस प्रकार व्यक्ति प्राप्त करता था, उसको आदान प्रदान करके सुख सुविधा है वो आदान प्रदान करता था, लेन देन करता था। तो विनिमय का मतलब होता है, साधारण भाषा में देखें तो लेन देन की प्रक्रिया जो होती है, लेन देन की प्रक्रिया। लेन देन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय है वो कहते हैं। विनिमय होता है 2 प्रकार से। पहले वस्तु विनिमय, और दूसरा है विनिमय। तो विनिमय है वो 2 प्रकार से होते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है कि वस्तु या सेवा के बदले आप वस्तु या फिर सेवा का क्या करते हो, लेन देन करते हैं। वस्तु और सेवा के बदले आप क्या करते हो, वस्तु सेवा का लेन देन करते हो, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले आपने क्या ले लिया, वस्तु ले ली, सेवा के बदले सेवा ले लिया, ठीक है। और मुद्रा विनिमय क्या होता है, मुद्रा विनिमय वस्तु या सेवा के बदले आपने प्रतिफल के रूप में क्या दी, मुद्रा दी। वस्तु सेवा के बदले अगर मुद्रा का लेन देन होता है तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। अगर वस्तु सेवा के बदले वस्तु सेवा का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसी के तौर पर आगे देखिए इसमें, तो वस्तु विनिमय पहले सही था, लेकिन अब क्या आ गया, मुद्रा विनिमय आ गया। क्या कारण रहा था कि वस्तु के विनिमय के बदले क्या आ गया, मुद्रा आ गई, हमें मुद्रा बनानी पड़ी। क्या कारण, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब देखिए आवश्यकता क्या पड़ी कि इसमें वस्तु विनिमय में दोष थे, कमियां थी, अवगुण थे। क्या दोष था, जो पहला दोष था उसे कहते हैं दोहरे संयोग की कठिनाइयां। दोहरे संयोग की कठिनाइयां, इसमें क्या था, किसी व्यक्ति को क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता है, लेकिन जो वस्तु चाहिए होती है वो दूसरे पर्सन पर या दूसरे व्यक्ति पर वो वस्तु मिलती नहीं है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति थे, ये इसके पास गेहूं है लेकिन इसको चावल चाहिए, लेकिन इसके पास मटका है लेकिन इसको दाल चाहिए। अब दोनों व्यक्ति मिल गए, लेकिन इसको गेहूं चाहिए
गेहूं था इसके पास, गेहूं बेचकर वो चावल लेना चाहता था, लेकिन इसके पास मटका है, लेकिन मटके के बदले वह दाल लेना चाहता है, लेकिन दाल तो इसके पास है ही नहीं। तो इस प्रकार क्या होता है कि वस्तु विनिमय में ये कठिनाइयां होती थी, बहुत बार होती थी। या फिर इसके पास कोई चीज थी, जैसे मान लो इसके पास चावल थे, लेकिन ये है दाल लेना चाहता है, लेकिन चावल तो ये ले लेगा, चावल वगैरह ये गेहूं है वो तो ले लेगा, दे देगा, लेकिन ये गेहूं नहीं लेना चाहता, इसके बदले क्या लेना चाहता है, दाल लेना चाहता है। तो वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी कठिनाइयां आती है दोहरे संयोग। ये दोहरे संयोग नहीं है, एक ही संयोग तो है, लेकिन इसके पास जो चीज चाहिए वो इस व्यक्ति के पास नहीं है, इसे कहते हैं दोहरे संयोगों का अभाव बना। इसके अंदर दूसरा चीज देखें, दूसरी कमी क्या है, दूसरा दोष है इसमें, दूसरा है मूल्य मापक में कठिनाई है। मूल्य मापक में कठिनाइयां, मूल्य मापक कठिनाइयां का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है इसका कितना मूल्य होगा, या 5 किलो चावल के बदले कितना गेहूं देना है, ठीक है। तो इसमें मूल्य मापक की क्या रहती है, वस्तु विनिमय में कठिनाइयां रहती है, कितना मूल्य किस वस्तु का चुकाना है, इस चीज की क्या रहती है, समस्या रहती है। ये मुद्रा विनिमय में नहीं रहती। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वस्तु विभाज्य की समस्या। वस्तु विभाज्य की समस्या कि वस्तु का विभाजन नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को भैंस चाहिए, दूसरे के पास चावल की बोरियां हैं, चावल की बोरियां। ये छोटा सा एग्जांपल आपके पास कि भैंस वो बदले चावल लेना चाहता है, लेकिन एक भैंस का जो मूल्य है अगर मापें तो चावल 4 बोरियां हैं, चावल की कितनी बोरियां, 4, लेकिन इसके पास केवल 3 है। तो 3 बोरियों के बदले वह भैंस नहीं दे सकता, क्योंकि 4 बोरियों के बदले एक भैंस आती है, लेकिन इसके पास कितनी थी, 3 थी। अब भैंस के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि मेरे को 3 जितना मेरे पास है उतना दे दो, भैंस के टुकड़े तो नहीं कर सकते। इसलिए वस्तु विभाज्य की क्या हो गई, समस्या हो गई। मटका खरीद रहे हैं, उसके पास इतना ही मतलब वस्तु है जितना कि भी आधा मटके आ सके, तो उसको आधा मटका तोड़ के तो नहीं दे सकते। तो वस्तु विभाज्य की क्या रही, इसमें समस्या रही थी। और बहुत सारी समस्या है, जैसे भंडारण की समस्या है। वस्तु विनिमय के अंदर आप वस्तुओं का लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। जैसे मान लो खाद्य वस्तुएं या शीघ्रनाशी वस्तुएं होती है, जिनका जो नाशवान है वो जल्दी हो जाता है। जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर को आप लंबे समय तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि खराब हो जाएंगे। तो उसी प्रकार वस्तु विनिमय में क्या थी, ये कठिनाइयां थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या अपनाया गया, मुद्रा को अपनाया गया। मुद्रा की आवश्यकता किस प्रकार हुई, यह मुद्रा है वो किस प्रकार आगे बनी धीरे धीरे। जो मुद्रा है भारत के अंदर, जो मुद्रा है उसे हम क्या कहते हैं, भारतीय रुपया, हम उसको रुपया कहते हैं। इसका जो सिंबल प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार है। ये लैटिन और भारतीय जो देवनागरी अक्षर है आर, और लैटिन भाषा जो आर है, देवनागरी के वै से और लैटिन जो भाषा है उसके आर से संयोग से बना है। इसको बनाने का काम है वो उदय कुमार जी ने किया था, मुंबई आईआईटी के स्टूडेंट थे ये उदय कुमार, इन्होंने ये बनाया था। जिस प्रकार भारत के अंदर ये सिंबल है, अन्य देशों के अंदर भी है। जैसे उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या चलता है, डॉलर, ठीक है, इसे डॉलर कहते हैं। यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों में यूरो, इसे यूरो कहते हैं। चीन है, चीन के अंदर चलती है येन, येन मुद्रा है वो चलती है। और उसी प्रकार से भारत है, भारत में रुपया चलता है, भारतीय मुद्रा को हम रुपया कहते हैं। तो जो मुद्रा है, मुद्रा को हम रुपया कहते हैं, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, मुद्रा को यूरोपीय देशों में यूरो कहते हैं। उसी प्रकार हर देश की अलग अलग मुद्रा है, उनकी अलग अलग क्या है पहचान, उसका अलग अलग क्या है सिंबल और प्रतीक। मुद्रा की जो उत्पत्ति है और विकास है वो उस क्रम में देखें, उसका विकास किस प्रकार हुआ।
कि वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या बनाए कि पहले पत्थर के, चमड़े के या फिर धातुओं की क्या चलाई, मुद्रा चलाई कि भाई ये एक प्रतीक चिन्ह है, इसको देकर आप कोई वस्तु खरीद सकते हो। मुद्रा जो है वो अंग्रेजी भाषा के मनी से लिया गया है, ठीक है, और मनी शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, मोनेटा से लिया गया, मोनेटा से, मोनेटा से लिया गया कि भी रोमन के अंदर क्या हुआ, रोम के अंदर मोनेटा नाम की देवी का मंदिर है, मोनेटा देवी, इसका एक मंदिर है। उस मंदिर में सबसे पहले क्या लगाई, टकसाल लगाई गई। टकसाल होती है जहां जो धातु मुद्रा होती है ना, धातु मुद्रा निर्माण का जो क्षेत्र, ये जो कंपनी होती है या उसको कहते हैं कि भी फैक्ट्री जिसे बोलते हैं, तो टकसाल जहां धातु मुद्रा बनती है उसे टकसाल कहते हैं। तो पहली टकसाल रोम में है वो मोनेटा नाम की जो देवी है उसके मंदिर में लगाई गई। जो पहला सिक्का निकाला गया था ना, उसमें पहला जो सिक्का बना था उस सिक्के का नाम क्या रखा, मोनेटा रखा था। उस सिक्के का नाम क्या रखा, मोनेटा, मोनेटा उस सिक्के का नाम रखा। तब से वहां क्या होगी कि मुद्रा को क्या कहा गया, मोनेटा कहा जाएगा। उसी से अंग्रेजी बनी मनी, और मनी से हिंदी रूपांतरित कर दिया, क्या कर दिया गया, मुद्रा कर दिया गया। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो पहला वंश था जिसने मुद्रा जारी किया था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश में क्या हुआ था, मुद्रा है वो सबसे पहले बनी थी। उसके बाद अगर बात करें विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर मुद्रा है वो सबसे पहले चीन ने बनाई थी। मुद्रा विश्व के अंदर किसने बनाई थी, चीन ने बनाई थी। और भारत का पहला जो रुपया था, भारत का पहला रुपया है इतिहास में शेरशाह सूरी ने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। मुगल वंश के अंदर बीच में आता है सूर्यवंश, सूर्यवंश है वो आता है। रूसी वंश के प्रतापी और पहले राजा हुए थे शेरशाह सूरी, जिससे सम्राट कहा गया। ये इन्होंने भारत में पहला रुपया बनाया था। इन्होंने भारत में पहली जो सड़क है वो बनाई थी, जीटी रोड जिसे कहा गया, ग्रांड ट्रैंक जो रोड है, और नेशनल हाईवे 1 जिसे कहा गया है, वो इसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। और इसी के साथ अगर आगे चलें तो भारत में रुपया बनाने का जो काम है, भारत में रुपया बनाने का काम है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय मुद्रा का है वो निर्माण करता है, निर्गमन करने का काम करती है। इसी के संदर्भ में क्या हो गया था, आपको याद होगा वो घटना 8 नवंबर 2016 को, जिसमें देश के अंदर विमुद्रीकरण का दौर था, विमुद्रीकरण का दौर था। इसमें क्या हुआ था, 500 और 1000 जो रुपए के नोट थे वो क्या कर दिए गए, अर्थव्यवस्था में बंद कर दिए गए, और इनके स्थान पर नई मुद्रा का क्या कर दिया गया, प्रचलन है वो शुरू कर दिया गया था। 1500 के नोट बंद कर दिए गए थे, नई मुद्रा इसके स्थान पर चला दी गई थी। विमुद्रीकरण का मतलब होता है जिसमें पुरानी करेंसी को एक वैधानिकता है वो बंद कर दी जाती है, और कानूनी रूप से उसे बंद कर दिया जाता है, प्रचलन में कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसके स्थान पर नई मुद्रा है वो प्रचलन में ला जाती है। इसका सीधा सा मतलब करने का मतलब है कि जो देश के अंदर कालाबाजारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लैक मनी है, उसको रोक लगाने के लिए ये जो पुरानी बची है जो ब्लैक मनी है उसको निकालने का एकमात्र तरीका है अर्थशास्त्र के अंदर विमुद्रीकरण, जो 8 नवंबर 2016 के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया था। इस चीज को भी आप क्या करोगे, नोटे करो। चलो इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो आरबीआई जो था भारत का केंद्रीय बैंक है, और संस्थागत जितने भी स्रोत है, वित्तीय मध्यस्थ के जितने भी संस्थागत स्रोत हैं, उनका एक विनियामक संस्था है ये, और ये होल्डर होती है, इन पर नियम कानून बनाने का काम आरबीआई करती है। जितने भी बैंक आप देखते हो, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी जितने भी हैं, आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व जो बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारतीय नोट बनाने, निर्गमन का काम करता है।
कार्य करता है। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए, वित्तीय साक्षरता अर्थात रुपए या धन से संबंधित या वित्त से संबंधित है, वो साक्षरता लोगों तक पहुंचाने के लिए, लक्षित व्यक्तियों तक धन जो ज्ञान है वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। एक प्रोजेक्ट है वो चलाया गया जिसे प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता कहते हैं, जिसे प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता कहते हैं। इसके माध्यम से लोगों तक है वो वित्तीय संबंधित है वो जानकारी प्रदान करना था। वो आरबीआई का काम था कि इसके माध्यम से लोगों तक है, लक्षित व्यक्ति तक है वो वित्तीय साक्षरता है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, लोगों को थोड़ा ज्ञान मिले। अब बात करते हैं मुद्रा संबंधित, मुद्रा के जो विकास क्रम की बात चल रही थी हम, मुद्रा का जो विकास क्रम है, मुद्रा का विकास है वो सबसे पहले वस्तु विनिमय से हुआ था। वस्तु विनिमय सबसे शुरू होता क्योंकि लोगों के पास आवश्यक वस्तुएं थी, आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग हैं, वो हर व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता के लिए सारी वस्तुएं नहीं होती थी, इसलिए वो लोगों से आदान प्रदान करके अपनी जीवन को सरल बनाने के लिए वस्तुओं का लेन देन करता था। तो वस्तु विनिमय के दोस्त थे, इसलिए क्या आ गई, मुद्रा आ गई। मुद्रा जो थी वो दो प्रकार से बनी थी। पहली जो मुद्रा बनी थी उसे धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा, जो धातु मुद्रा होती थी, इसका पहला प्रकार है मुद्रा का। धातु मुद्रा क्या होता है, जिसमें धातु के सिक्के हो गए हैं या मोहरे हो गई है या किसी डिजाइन से उसमें जो राजा होता था वो अपनी राज चिन्ह अंकित करता था, जिससे लोग हैं वो सामान्य जो लोग हैं वो नागरिकों के बीच में वो चलती थी, जिसमें लोग हैं वो वस्तु के बदले उस जो सिक्का है या धातु मुद्रा है उसको देकर वो आसानी से विनिमय कर सकते थे। धातु मुद्रा के अंतर्गत है वो पत्थर की मुद्रा भी आ जाती थी, इसमें चमड़े की जो मुद्रा है वो भी आ जाती थी, और इसमें धातुओं की जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारे सिक्के इसमें मिले हैं। तो धातु मुद्रा वो प्रचलन हुआ, लेकिन धातु मुद्रा क्या थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि वजन उसका क्या था, ज्यादा था। उसको जेब में डालकर हम कहीं ले जा नहीं सकते थे। उसका क्या होता थी, जो सामान एक थैला होता था कपड़े का उसमें रखा जाता था, तो लूटने का, चोरी होने का बहुत ज्यादा डर रहता था। इसलिए एक हल्की मुद्रा चलाई गई जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्तमान में खूब चली है, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा। अब कागजी मुद्रा में क्या होता है, कागजी मुद्रा जो नॉर्मल अपन कागज की बनी होती है, वर्तमान देखे जो नोट कागज के नहीं होते, तो इसमें जो कागजी मुद्रा होती है वो हल्की होती है और इसको स्टोर अच्छी तरीके से किया जा सकता है, वजन नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं कागजी मुद्रा। अगर वर्तमान आधुनिक मुद्रा की बात करें तो कौन सी होती है, आधुनिक मुद्रा जैसे मान लो ऑनलाइन जो सिस्टम चल गया है वो आधुनिक मुद्रा के अंतर्गत आता है। जैसे एटीएम कार्ड हो गया है जिसमें डेबिट है, क्रेडिट कार्ड हो गया है, चेक हो गया है, ड्राफ्ट हो गया है, डीडी हो गया है, ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया उसे आधुनिक मुद्रा के तौर पे है तो मुद्रा, लेकिन मुद्रा को भौतिक रूप नहीं है। ठीक है, उसका क्या है, भौतिक रूप नहीं है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, उसका लेन देन होता है। तो आधुनिक मुद्रा के अंदर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो है वो सिस्टम आ चुका है। कागजी मुद्रा के बारे में अध्ययन किया, मुद्रा के धातु मुद्रा के बारे में अध्ययन किया, तो ये इसका क्या था, क्रम था। इसी क्रम के अंदर जो मुद्रा है, वस्तु विनिमय के दोष आ गए। अब आपको एग्जाम के अंदर पूछेंगे वस्तु विनिमय के दोष बताओ, तो आपको वस्तु विनिमय के दोष बताने हैं। अब आपको पूछेंगे कि मुद्रा ऐसी क्या खास बात है मुद्रा के, तो मुद्रा के आपको क्या बताने हैं, अब गुण बताने हैं। जो इसके दोष थे उस दोषों को दूर करके इसके क्या हो जाएंगे, वो गुण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मुद्रा के गुण के बाद आपका स्वागत। अब देखते हैं जो मुद्रा के कार्य विशेषता या फिर गुण क्या है। मुद्रा का जो पहला गुण है वो है विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय क्या था कि भी लेन देन में कठिनाइयां थी, अब मुद्रा विनिमय के आ जाने से क्या हो गया, लेन देन में क्या हो गया, सरल हो गया। जितना पैसा होता है, जितना धन होता है, जितना रुपया है, जितना मुद्री है, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, वस्तु का लेन देन कर सकते हो। तो विनिमय अर्थात जो लेन देन है उसका बीच में क्या बन गया, माध्यम बन गया। वस्तु के लेन देन में क्या बन गया, मुद्रा माध्यम बन गया। और विनिमय का माध्यम है वो मुद्रा कहलाती है। विनिमय का जो माध्यम होती है वो कहलाती है मुद्रा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मुद्रा का जो माध्यम है वो केवल हमारा रुपये, नहीं, मुद्रा का जो विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा है। और मुद्रा कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी, सोना है, चांदी है, घर है,
घर के कागज हैं, वो भी एक समय मुद्रा का काम कर सकती है। विनिमय का माध्यम होना चाहिए, वो क्या कहलाती है? मुद्रा है। और भारत में जो मुद्रा है उसे हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं, अमेरिका में जिसे डॉलर कहते हैं। और कुछ भी हो सकता है मुद्रा, ये कुछ भी विशेषता नहीं है कि रुपया पैसा यही मुद्रा है हमारी। कुछ भी चीज है जो विनिमय का माध्यम बनती है वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। मूल्य का मापक हो गया। अब कोई वस्तु है वो कितने रुपए की है, कितने रुपए की है, तो मूल्य का मापक बन गया। हम क्या पूछते हैं? कोई वस्तु होती है हमारे पास, जो हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं? इतना, इसका प्राइस कितना है, इसका मूल्य कितना है, मतलब इसमें हम रुपए में उसको कितना भुगतान करने वाले हैं, रुपए में हम उसका कितना भुगतान, 10 रुपया 20 रुपया, तो ये उसका क्या है? वस्तु का मूल्य का मापक हो गया। आसानी से हम कर सकते हैं। फिर मुद्रा है तो मूल्य का मापक है, वो आसानी से बना जा सकता है। विलंबित भुगतानों का माध्यम, केवल क्या होता है कि कोई वस्तु सेवा हम खरीदते हैं तो उसका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर पाते, या तो हम उसका आधा भुगतान करते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं कि भी जिसे हम सिंपल भाषा में बोले तो उधार छोड़ देते हैं, उधारी कर देते हैं। तो उधार अगर हमने कर दिया है तो उधारी का जो पैसा है वो आप बाद में भी दे सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु विनिमय में नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि भी टमाटर है, अगर ये कहते हैं आपको तेरे को 6 महीने बाद टमाटर दे देंगे, लेकिन 6 महीने टमाटर तो भी गल भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, तो 6 महीने के बाद आप कैसे दे दोगे? तो वस्तु विनिमय में ऐसा नहीं होता था। लेकिन मुद्रा विनिमय में क्या कर सकते हो? आप जो धन है, जो मुद्रा है आपकी, वो लंबे समय तक स्टोर करके आप कभी भी उसका उधारी है वो चुका सकते हो। आप उसको ऋण भी दे सकते हो, ऋण का माध्यम बन सकती है मुद्रा। मूल्य का भंडार। अब मुद्रा पहले क्या होती थी? वस्तु विनिमय में वस्तु को स्टोर नहीं किया जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता, लेकिन आज आप जो मुद्रा है अपनी, वो उसको स्टोर कर सकते हो, बैंकों के अंदर आप रख सकते हो, अपने घरों में तिजोरी में रख सकते हो मुद्रा को, क्योंकि मुद्रा है वो गलती नहीं है, खराब नहीं होती है। मुद्रा के अन्य कार्य और अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है मुद्रा की? आज जो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज मुद्रा है वो अर्थव्यवस्था की धुरी है, अर्थव्यवस्था की धुरी। ये बात किसने की थी? ये बहुत ही अच्छे बड़े और अर्थशास्त्री थे, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था? मुद्रा अर्थव्यवस्था की क्या है? धुरी है। ये बात कही थी कि अर्थव्यवस्था के चार चक्कर लगाने वाली चीज मुद्रा है। और मुद्रा का जो पहला अगर हम कार्य देखें भूमिका, तो मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा है, आप मुद्रा को आसानी से दूसरे व्यक्ति तक दे सकते हो, ठीक है। अगर किसी को जरूरत है तो आप मुद्रा दे सकते हो, अगर आपको जरूरत है तो आप मुद्रा ले सकते हो, अपने कार्य को सुलभ बना सकते हो। ये मुद्रा का बहुत अच्छे कार्य है। बचत का माध्यम हो गया, आप सेविंग कर सकते हो मुद्रा से, आप बचत कर सकते हो ताकि आप भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को अच्छी तरीके से सामना कर सकते हो। वित्तीय बाजार की अहम, अब देखो इसमें मुद्रा, जैसे ही मुद्रा बाजार आया, मार्केट में क्या हुई? मुद्रा आ गई। तो मुद्रा आ जाने से क्या हो गया? वित्तीय बाजार है वो बन गया, वित्तीय बाजार है वो बन गया। और वित्तीय बाजार के दो प्रकार होते हैं, एक होती है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, ठीक है, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में क्या होता है? मुद्रा बाजार के अंदर जिसमें बैंक आते हैं, जिसमें लेन देन है वो मुद्रा का होता है। लेकिन पूंजी बाजार में क्या होता है? जिसमें पूंजी का लेन देन होता है, ठीक है, इसमें पूंजी का लेन देन होता है, इसमें मुद्रा का लेन देन होता है। ये मुद्रा बाजार का सबसे अच्छा उदाहरण है बैंक है। तो वित्तीय बाजार कब बना? जब मुद्रा आई। विभाज्य के गुण, अब विभाज्य गुण का मतलब क्या होता है कि भाई मुद्रा से आप है वो कोई भी वस्तु है, वो किसी भी नीचे, ये जरूरी नहीं कि आपको इतना ही मूल्य भुगतान करना पड़ेगा, नहीं। अगर आपके पास 100 है तो आप 100 रुपए की तक की वस्तु ले सकते हो, 200 है तो 200 रुपए की वस्तु ले सकते हो। इस प्रकार क्या है, मुद्रा है के अंदर सबसे अच्छा गुण होता है विभाज्य का गुण। जितना आपको आवश्यक है उतनी चीज आप ले सकते हो। इसमें विभाज्य के गुण आ गए हैं। बजट है। अब देखो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट की। एक सरकार को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट की। अब बजट है वो किससे बनता है? मुद्रा से ही बनता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज बजट है, वो बजट भी किससे आया? मुद्रा से आया। तो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की आज अहम भूमिका है। और हमारे यहाँ जैसे वेदों के अंदर बताया गया था जो पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें जो अर्थ आया है ये पुरुषार्थ है व्यक्ति के, जिसमें अर्थ का मतलब क्या होता है? धन से लिया गया है, मुद्रा से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पुरुषार्थ भी हैं। तो आज के समय के अंदर मुद्रा है वो अहम भूमिका निभाती है अर्थव्यवस्था में। इसी क्रम के अंदर एक बात कही थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य किए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें। ये बात किसने की थी? ये अर्थशास्त्री थे वाकर
और हार्टले। इन अर्थशास्त्रियों ने क्या की थी, ये बात की थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य की। ये बात किसने की थी, वाकर और हार्टले। और मुद्रा अर्थव्यवस्था की दूरी है, ये बात किसने की थी, मार्शल ने की थी। तो ये थे मुद्रा के कार्य। और चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि जो मुद्रा है, मुद्रा के अंदर एक अहम जो गुण होता है वो भंडारण होता है, कि हम इसका क्या कर सकते हैं, भंडारण, अर्थात इसको हम बचत कर सकते हैं। केवल क्या होता है कि समाज के अंतर्गत है वो दो प्रकार से लोग पाए जाते हैं। पहले वे लोग जो अपनी आय को खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बच जाता है, जो धन बच जाता है, उसे बचत कहते हैं। कि अपनी आय को खर्च करने के बाद बची शेष राशि क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। वो क्या करते हैं, बचत क्यों करते हैं, क्योंकि बचत इसलिए कहलाती है ताकि भविष्य में जो कठिनाइयां आती है उनका वो आसानी से क्या कर सके, सामना कर सके। वो आसानी से उसका क्या कर सके, सामना कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर कि अपनी आय का खर्च है वो ज्यादा कर देते हैं। खर्च है उनका क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए बचत है वो बिल्कुल नहीं हो पाती। बचत है वो बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि उनका खर्च क्या होता है, ज्यादा होता है। समाज के अंदर दो प्रकार से लोग मिलेंगे आपको, जिनमें वे लोग जिनकी बचतें ज्यादा होती हैं, या दूसरा वे लोग जिनकी आय कम होती है और खर्चे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये अपनी खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। और ये ऋण उन व्यक्तियों से ले सकते हैं जो क्या हो, लगातार बचतें करे हो, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है या एक्स्ट्रा धन है वो हो, तभी ऋण ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते हो, इसलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। इन दोनों के बीच में एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत है। मध्यस्थ एक ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को जानता हो, इसकी बचत को भी कोई खतरा ना हो और इसे आसानी से ऋण मिल जाए। और ऋण का पैसा है वो उत्पादन में लगाए। ऋण का पैसा क्या लगाए, उत्पादन में लगाए, जिससे देश का उत्पादन बढ़ेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। इसलिए वित्तीय मध्यस्थ को बनाया गया। वित्तीय मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थ क्या करते हैं, बचतकर्ता और ऋणी, ऋण लेने वाला, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। जैसे ये वित्तीय मध्यस्थ है, वो क्या होगा इसमें, एक तो बचतकर्ता क्या होगा, जो उसकी बचत थी वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और उसके बदले उसे क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। बचतकर्ता को ये बेनिफिट है। ऋणी को क्या फायदा है इस वित्तीय मध्यस्थ से, एक तो उससे ऋण मिलेगा और वो ऋण का पैसा जब उत्पादन में लगाएगा तो उसकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो उसी आय से वो क्या कर देगा, बैंक का ब्याज है वो चुकाएगा। एक तो उसका ऋण मिला, ऋण मिलने से उसका उत्पादन बढ़ा, उसकी आय बढ़ गई और उसी में आय में से ब्याज है वो बैंक को दे देगा या वित्तीय मध्यस्थ को दे देगा। अब ब्याज का मान लो कि इसने ब्याज है वो चुकाया 50 रुपये, ठीक है, और वित्तीय मध्यस्थ ने अपनी जो मेहनत है वो काट ली 30 और बाकी कितना बचा 20, वो दे दिया इसको। तो बचतकर्ता को ब्याज मिला, पैसा सुरक्षित, ऋणी को ऋण मिला, उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ी, ब्याज दिया। वित्तीय मध्यस्थ को क्या फायदा है, वित्तीय मध्यस्थ को क्या मिला, इन दोनों के बीच में जो दलाली है उसका क्या मिला, अंश मिला, पैसा वो प्रतिफल है उसको मिला, उसको अपनी मेहनत का क्या मिला, पैसा मिला। तो इसमें क्या हो गया, तीनों को फायदा हो गया। वित्तीय मध्यस्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के। वित्तीय मध्यस्थ होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि मुद्रा काम क्या करती है, मुद्रा है, मैंने बताया था मुद्रा एक काम करती है जिसे बोलते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार है उसकी स्थापना करने में क्या करती है, मदद करती है, और वित्तीय बाजार है वो मुद्रा से ही आया जा सकता है। तो हम बात करते थे वित्तीय मध्यस्थ की बात करें, मध्यस्थ की बात करें तो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं दो प्रकार के। एक होता है संस्थागत, एक होता है गैर संस्थागत।
जो संस्थागत होते हैं उन पर बड़ी जो संस्था होती है जैसे आरबीआई है, उनका एक कंट्रोल होता है। मतलब ये क्या होती है, उसकी नियामक होती है, नियामक संस्था होती है। ये आरबीआई क्या करती है, इन संस्थाओं को रूल बनाने का करती है, उन पर कंट्रोल करने का काम करती है, नियम बनाती है, इनके ऊपर नियम बनाती है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। आरबीआई इनके लिए नियम बनाती है। आरबीआई क्या होती है, नियामक संस्था होती है, कंट्रोल होती है इन संस्थाओं पर आरबीआई। और ये जो संस्थाएं होती है ये बचत को स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है। इनका जो ऋण देने का जो काम होता है बिल्कुल सरल, बिल्कुल क्या होता है, सरल नहीं होता, कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, कागजी कार्रवाई ज्यादा। ऋण देने के लिए क्या होती है, कागजी कार्रवाई क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है ऋण देने के लिए। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो इसमें जो तो कागजी कार्रवाई क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है, कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है। और ये ऋण वापस करने के लिए, ऋण वापसी के लिए कोई कठोर कदम नहीं अपनाती, इसलिए इन संस्थाओं पे एनपीए ज्यादा बनता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो ज्यादा बनती है। मतलब ऐसा पैसा ज्यादा बन जाता है, इनका पैसा डूब जाता है कि जो पैसा वापस नहीं आता। तो ऐसे पैसे को अर्थशास्त्र में या संस्थागत स्रोतों के अंदर एनपीए कहा जाता है, जो बैंकों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। वर्तमान में 14% एनपीए बना हुआ है बैंकों का। संस्थागत स्रोत की बात करें तो इनका कोई नियामक संस्था नहीं होती, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन पर कोई नियम बनाने वाला, कानून बनाने का काम नहीं होता है। और इनका जो ऋण देने का कार्य होता है वो क्या होता है, सरल होता है। इनमें कोई कागजी कार्यवाही नहीं होती, इनके यहाँ कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं होती है। इनका ब्याज दर क्या होता है, ज्यादा होता है, इनके ब्याज दर है वो ज्यादा होता है, जबकि इनके यहाँ ब्याज दर क्या होता है, कम होता है। ब्याज दर क्या होता है, कम होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो वर्तमान में गांव के जो किसान है वो आज भी इन संस्थाओं से ऋण का पैसा नहीं लेती है। और जो गैर संस्थागत स्रोत होती है इनके जो ऋण देने का काम सरल होता है, ब्याज दर ज्यादा होती है, लेकिन कागजी कार्रवाई ऋण लेने के अंदर ज्यादा नहीं होती। इसलिए किसान है वो आज भी इनसे क्या लेते हैं, गैर संस्थाओं से पैसा लेती है। ये कठोर नियम नहीं अपनाती, ऋण वापस लेने के लिए ये संस्थाएं हैं वो कठोर नियम नहीं बनाती, जबकि गैर संस्थागत है वो ऋण वापसी करने के लिए, ऋण को वापस मांगने के लिए वो कठोर कदम उठाती है, जिससे जो किसानों के प्रति है वो आत्महत्या के जिससे केस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये ऐसी गैर संस्थाएं होती है। संस्थागत स्रोतों की बात करें तो इसमें अहम जो आता है, बैंक आता है, बैंक आ गया है, आरआरबी आ गया है, नाबार्ड आ गया है। ये क्या करते हैं, आसानी से लोगों को ऋण प्रदान करते हैं और समाज में इक्वलिटी प्रदान करते हैं। वित्तीय जो मध्यस्थ है उसका सही तरीके से कार्य करते हैं। गैर संस्थागत के अंदर जैसे मतलब साहूकार हो गया, साहूकार आ गया, देसी बैंकर आ गया, चिट फंड आ गया, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, साहूकार रिश्तेदार भी आ जाते हैं इसमें, जो गांव के। तो आगे बढ़ते हैं, बैंक। ये बैंक क्या होते हैं, बैंक इनको वाणिज्य बैंक भी कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, इनको व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, इनको अधीनस्थ बैंक भी कहते हैं। वाणिज्य, व्यापारिक और अधीनस्थ बैंक भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये आरबीआई के क्या होते हैं, अधीन होते हैं, इसलिए इनको अधीनस्थ बैंक भी कहा जाता है। ये बैंक क्या करते हैं, ये लोगों की बचतें हैं वो स्वीकार करते हैं, वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। ये आवश्यक व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं। समाज में वित्तीय स्तर को सुधारने का काम है वो बैंक करते हैं। साथ ही
ये जो लोग होते हैं, ये जो बैंक होते हैं, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। बचत को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, समाज में वित्तीय स्तर को सुधार करना और वित्तीय समावेशन का भी काम करती है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि भी जो आम नागरिक हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो वित्तीय संबंधी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं को प्रदान करना। वित्तीय सेवाओं को क्या करना? प्रदान करना। वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ही क्या कहलाता है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करने कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। अर्थात जो आम जनता है उनके अंदर बैंकिंग संबंधित आदत है वो डालना, कि आम जनता है वो बैंकों में पैसा जमा कराए तो उसको आसानी से निकाल सकती है। इससे क्या होता है? बैंकों को तो फायदा होता है, इससे आम जनता भी करते हैं, उनका पैसा है वो सुरक्षित रहता है, उनको ब्याज भी मिलता है। तो वित्तीय समावेशन है, ऑनलाइन जो सिस्टम है, डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा गया है, वो इन्हीं संस्थाओं से क्या होता है? पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं, बैंक के मुख्य कार्य क्या है? जो बैंक है उनके मुख्य कार्य, उनके कार्य क्या होते हैं? प्रमुख कार्य देखें। पहला कार्य होता है बचत को स्वीकार करना। बचत को स्वीकार करना। बचत को स्वीकार है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से करते हैं। जैसे बचत खाता, चालू खाता, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट जो हो गया, स्थायी खाता, और आरडी होती है आवर्ती खाता। आवर्ती खाता जिसे आरडी बोलते हैं, रूटीन डिपॉजिट होता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बचत खाता जो होता है, इसमें इसे कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, और इसके अंदर जो सामान्य लोग जो जिनकी आमदनी निश्चित जैसे मंथली इनकम होगी है, कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं? लोग बचत के उद्देश्य से ये खाता खुलाते हैं। इसमें जो ब्याज होता है, ब्याज है वो होता है, इसमें ब्याज होता है। चालू खाता मतलब होता है, ये व्यापारी लोगों के लिए होता है जो दिन में कई बार है वो दिन में बैंकों से लेन देन का कार्य करते हैं। इनका ब्याज दर बिल्कुल 0 होता है, इनको बिल्कुल भी ब्याज नहीं दिया जाता। स्थायी जो खाता होता है जिसे एफडी कहते हैं, जिसमें एक निश्चित समय होता है और निश्चित राशि होती है, और निश्चित राशि के बाद में जब समय पूरा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वो पैसा है वो विथ ब्याज है उनको दे दिया जाता है। इसे एफडी कहते हैं। अक्सर शादियों में ऐसा होता है कि लड़की की शादी के अंदर एफडी बना के दे दी है या फलाना ढिमकाना है। तो एफडी जो होती है फिक्स डिपॉजिट होती है, और इसमें बैंकों के अंदर क्या होता है? निश्चित समय होता है, जिसमें 5 साल हो गया और निश्चित धनराशि से 5 लाख रुपए हो गया, तो 5 लाख रुपया सेविंग करवाई जाती है बैंकों में, और 5 साल के बाद उसको पैसा निकाला जा सकता है। इसमें ब्याज दर है वो इन खातों में सबसे ज्यादा होता है। इनमें क्या होता है? सबसे ज्यादा ब्याज दर बैंकों द्वारा मिलता है। ब्याज दर क्या होता है? ज्यादा होता है। आवर्ती होता है रूटीन डिपॉजिट, जैसे मान लो जिसमें मंथली के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से है, ठीक है, और जिसमें ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जो होती है, ईएमआई है वो इसी के अंदर आती है। हर महीने वो पैसा बैंक को जमा कराना पड़ता है, और बैंक है वो जो ऋण खातों में डाल देती है। स्थायी खाता होता है, ब्याज दर जिसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चालू खाता जो व्यापारियों के लिए होता है। बचत खाता जो बचत के उद्देश्य से खोला जाता है। ये है बैंक के बचत स्वीकार करना। दूसरा जो होता है वो ऋण प्रदान करना होता है। ऋण प्रदान करना, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं जिनको उत्पादन की दृष्टि से या घर की आवश्यकता है या कुछ भी तरीके से है, वो ऋण है वो दिया जाता है। इसमें ऋणी को वो ऋण दिया जाता है, और उसके बदले में है वो ऋणी से क्या लिया जाता है? ब्याज है वो लिया जाता है। तो ये बैंक ऋण प्रदान करते हैं ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकते हैं। तीसरा अहम कार्य होते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य में क्या होता है? जैसे मान लो ये जो बचत खाता होता है, तो ये पैसे निकाल सकते हैं ना अपना, तो पैसे निकालने के लिए या फिर अन्य सुविधाओं के लिए क्या होता है? इनके अन्य कार्य होते हैं। जैसे एटीएम की सुविधा हो गई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम की सुविधा, जिसमें
24 घंटे में आप कभी भी पैसा है वो एटीएम मशीन से निकाल सकते हो। दूसरा हो गया चेक सुविधा, चेक के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हो। तीसरा हो गया जैसे मान लो इंटरनेट जो बैंकिंग होगी है, इंटरनेट जो बैंकिंग है वो भी है आसान कर दी है कि भाई मोबाइल के द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग है वो कर सकते हो या ऑनलाइन पैसे निकाल सकते हो, अपने ऑनलाइन खातों की जानकारी ले सकते हो। एटीएम सुविधा, चेक हो गया, इवन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा देती है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं है वो बैंक देता है। और 500 लॉकर जैसी सुविधा मिलती है, लॉकर जैसी सुविधाएं है वो बैंक है वो आपको देता है। ये अन्य सुविधाएं हैं। अगर आपको थोड़ा रिवाइज करें पूरा, तो बैंकों के मुख्य कार्य के अंदर आता है जैसे बचत को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और अन्य कार्य। बचत स्वीकार करते हैं तो मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है इनके यहाँ। तो इसमें क्या होता है, 2 में बटा होता है, ये समय के अनुसार होता है। तो एक पहला होता है बचत खाता। बचत खाता में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से इसमें खाता खुला सकता है और इसमें ब्याज दर ठीक ठाक होता है। और चालू खाते में क्या होता है, व्यापारी लोग करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक दिन में कई बार लेन देन होता है, इसमें ब्याज दर बिल्कुल 0 होता है। स्थायी खाता होता है, इससे ब्याज दर है वो ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ब्याज दर इसी में होती है। आवर्ती जैसे ईएमआई जो खाता होता है, वेरिएबल इंस्टॉलमेंट है, वो इसमें इन खातों में आता है। ऋण प्रदान करना, जैसे ऋणी को है वो ऋण प्रदान किया गया और उसके बदले में ब्याज दिया जाता है इनसे। अन्य कार्यों में एटीएम, चेक, ई बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और लॉकर जैसी सुविधाएं हैं वो बैंक। संस्थागत स्रोतों के अंदर बैंक पढ़ा, अब बढ़ रहे हैं गैर संस्थागत जो स्रोत है, उसमें देसी बैंकर को पढ़ते हैं। देसी बैंकर कौन होता है? ये भी बैंक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका जो स्तर होता है वो छोटा स्तर होता है। स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं, ये बैंक की तरह ही काम करते हैं। ये भी बचतों को स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं, जिनसे क्या लेते हैं, ब्याज है वो लेते हैं। और जो ऋण के पैसे से जो ब्याज आता है वो बचत करता होता है उसको दे देते हैं। साथ ही ये लोग निजी जानकारी के आधार पर क्या देते हैं, लोगों को ऋण है वो प्रदान करते हैं। ये बैंकिंग की तरह काम करते हैं। संपत्ति को गिरवी रखकर है वो लोगों को ऋण है वो प्रदान करते हैं। छोटे छोटे व्यापारी उद्यमियों के साथ लेन देन करते हैं, इन्हें देसी बैंकर कहा जाता है। साथ ही आता है गैर संस्थागत के अंदर साहूकार, जो पुराने समय के अंदर और आज भी बहुत प्रचलित है। साहूकार गैर संस्थागत का मुख्य स्रोत माना जाता है। साहूकार ये क्या करता है, ये कोई बचत राशि स्वीकार नहीं करते। इनका जो पैसा होता है, जो ऋण दिया जाता है, उनका शुद्ध पैसा होता है, स्वयं का पैसा होता है। शुद्ध जो धन होता है वो स्वयं का होता है। ये कहीं से बचत स्वीकार नहीं करते। ये लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। इनका जो ब्याज है वो ज्यादा होता है, ब्याज दर इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और गिरवी रखकर, कोई चीज गिरवी रखकर है, संपत्ति को गिरवी रखकर है वो लोगों को ऋण देते हैं। इनके यहाँ कोई खाता पत्ती या कागजी कार्रवाई क्या नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। कागजी कार्रवाई ज्यादा नहीं होती, जिससे ये लोग अक्सर लाभ उठाते हैं और ब्याज दर को लिखापढ़ी में कम ज्यादा करके किसानों से ब्याज ज्यादा लिया जाता है। कागजी कार्रवाई इनकी ज्यादा होती है, लेकिन ऋण देने की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सरल होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इन साहूकारों से ज्यादा ही पैसा लेते हैं। सहायता समूह ये क्या होता है, अक्सर गांव में होता है, शहरों में भी हो सकता है। अक्सर गांव में होता है। गरीब जो परिवार की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा है ये अक्सर होता है। कम से कम इसमें 15 से 20 तक सदस्य महिलाएं होती है। ये महिलाएं क्या करती है, अपनी छोटी छोटी जो दैनिक बचतें होती है उनको इकट्ठा करती है। जो बचतें हैं उनको इकट्ठा करती है और
समूह के अंदर जिसको जरूरत होती है उन वस्तुओं को यूज कर लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। जब ये ऐसे समूह बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार काम करते हैं, अगर बैंक को लगते हैं, बैंक को लगे कि ये अपना ऋण वापस दे सकती है, अगर हम इनको ऋण दें तो बैंक क्या करता है, समूह को ऋण प्रदान करता है, समूह को ऋण प्रदान करता है। समूह उस ऋण का अपने दैनिक कार्यों में या फिर अन्य उत्पादन के कार्यों में उस ऋण का उपयोग करती है। फिर जो समूह के अंदर जो भी सलाह होती है, जो भी निर्णय होते हैं, वो समूह के तमाम जो सदस्य होते हैं उनकी सलाह पर लिए जाते हैं। समूह के लोग निश्चित जो ब्याज होता है वो एक साथ समूह प्रदान करता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष प्रदान करता है। इस प्रकार ये स्वयं सहायता समूह चलता है और इसमें जरूरतमंद जो महिलाएं होती है वो उत्पादन बढ़ाने के लिए है, वो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह बनाती है। इनका जो उद्देश्य होता है वो आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है और महिलाओं को सशक्त करना भी इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि महिलाएं भी उत्पादन के अंदर अपना सहयोग कर सकती है। और वैसे इन महिलाओं को अगर व्यक्तिगत रूप से जाए तो इनको ऋण नहीं मिलता, अगर समूह में इस प्रक्रिया से अगर काम करें, समूह में रहकर अगर वित्तीय संस्थाओं का लाभ उठाए तो इस प्रकार उठाया जा सकता है। ये समूह बनाकर है वो गतिविधियां कर सकते हैं, इससे बैंक को भी नुकसान नहीं होता और जो समूह के अंदर जो कमजोर महिलाएं हैं जो एक समय तक ऋण नहीं चुका पाती है तो समूह के अंदर ऋण चुकाया जा सकता है, इसमें व्यक्तिगत भार है वो कम हो जाता है। चिटफंड क्या होता है? ये चिटफंड कंपनियां बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। चिटफंड कंपनियां वो होती है जो चिट योजनाओं द्वारा प्रबंधन, निर्देशन आदि का काम करती है, वह कंपनियां चिटफंड कंपनियां कहलाती है। इसमें क्या होता है, इच्छानुसार सदस्य होते हैं। ये सदस्य क्या करते हैं, जैसे मान लो 5 सदस्य हैं इसमें, ये 5 सदस्य करते हैं अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, समूह में डालते हैं और उन वस्तुओं की क्या लगती है, बोली लगती है। और जिस व्यक्ति को जरूरत होती है, किसी व्यक्ति को जरूरत हो, अगर मान लो इस व्यक्ति को जरूरत है, इसका नाम ए है, अगर इस व्यक्ति को जरूरत है उन पैसों की, जैसे मान लो पैसा इकट्ठा हो गया 5,000, प्रत्येक ने 1,000 रुपए जमा कराए तो उसमें 5,000 रुपए जमा हो गए, तो उसमें बोली लगती है पैसों की, ब्याज की। अगर जो इसमें से सबसे ज्यादा इस 5,000 रुपए का ब्याज देगा वो पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, इसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ए को मिल गया, इसने 1,000 रुपए दिए, मतलब 5,000 तो इसे मिलेंगे प्लस 1,000 रुपए इसको ब्याज देना पड़ेगा। 5,000 उसको मिलेंगे लेकिन 1,000 ब्याज है उसको देना पड़ेगा 5,000 रुपए का। लेकिन इसमें से क्या, इस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो 1,000 रुपया है वो पहले से क्या कर लिया जाता है, माइनस में कर दिया जाता है, मतलब ब्याज का पैसा पहले ही काट लिया जाता है। तो इस व्यक्ति को 5,000 की जगह अब क्या मिलेगा, 4,000 रुपए मिलेंगे। इस व्यक्ति को क्या मिलेंगे, 4,000 रुपए, क्योंकि 1,000 रुपए पहले से माइनस में कट के इसके ब्याज के। उसने घोषणा की थी कि मैं 5,000 रुपए अगर लेता हूं तो मैं 1,000 रुपए इसका ब्याज दूंगा, और टोटल उसको क्या देने पड़ेंगे, 6,000 रुपए देंगे। लेकिन इसमें सिस्टम में क्या होता है कि जो 1,000 रुपए है वो मूल राशि से पहले एडवांस में काट लिए जाते हैं और इस व्यक्ति को केवल 4,000 रुपए मिलता है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार करके सिस्टम है वो समय के अनुसार, निश्चित समय होता है, उस समय के अनुसार चलता रहता है और जो ब्याज का पैसा होता है वो समान रूप से इन 500 व्यक्तियों तक बराबर बांट लिया जाता है। ये चिटफंड कंपनियां होती हैं। इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है कि जैसे किसी बैंक के सामने वो कागजी कार्रवाई ना करके आपस में सदस्यों के आपस में क्या कर लिया, सहयोग के माध्यम से है वो ऋण की पूर्ति कर ली जाए, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और एक दूसरे के सहयोग करते हुए ऋण का पैसा वो ले लिया जाए। इसमें क्या होता है, इसमें किसी तरीके का दबाव नहीं होता है
कोई अगर ऋण नहीं चुका पाता है एक समय, तो मतलब उसको थोड़ी सहूलियत दे दी जाती है। तो ये कोई सरकारी तरीके से कोई दबाव नहीं होता। तो ऐसी जो चिट फंड कंपनियां हैं अक्सर बहुत बार हमारे सदस्यों में देखा जाता है, या हमारे आसपास एरिया में बहुत बार देखा जाता है, जिसे चिट फंड कंपनियां के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात, इसमें बचत की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होती है। इसमें लोग बचत बहुत ज्यादा करते हैं, जिसको जरूरत होती है ऋण का पैसा बढ़ जाता है और ब्याज देता है। चिट फंड कंपनियों के बाद और बात करें, छोटा सा टॉपिक जो रह गया है वो है हमारा चेक का, कि बैंक के मुख्य कार्यों के अंदर हमने पढ़ा था बचत को स्वीकार करना, ऋण देना। लेकिन जो बचत क्या होता है कि जो बचत का पैसा होता है वो अक्सर ग्राहक है वो वापस लेता है। तो वापस चुकाने के लिए चेक के अंदर वैसे बहुत सी सुविधाएं हैं, बैंक है वो लोगों को वापस पैसा देता है। इसमें से आता है एक चेक की सुविधा होती है। चेक क्या होता है? चेक एक आदेश पत्र होता है। चेक एक आदेश पत्र होता है। चेक कहो तो धन निकासी का एक पत्र होता है। धन निकासी का क्या होता है? एक पत्र होता है। चेक के अंदर क्या होता है? जो बैंक का ग्राहक होता है, बैंक का ग्राहक होता है वो चेक को जारी करता है, चेक को जारी करने का काम करता है। और बैंक है वो चेक को स्वीकार करने का काम करता है। स्वीकार करने के बाद जितनी राशि उसमें लिखी होती है उस राशि को प्राप्तकर्ता को दे दी जाती है। प्राप्तकर्ता इसमें कोई भी हो सकता है, स्वयं ग्राहक भी हो सकता है, या ग्राहक जिसको पैसा देना चाहता है वो भी हो सकता है। अर्थात जिसके पास चेक होगा उसको क्या कर दिया जाता है? बैंक स्वीकार करके राशि है जो लिखी हुई राशि होती है वो उस बैंक ग्राहक के खाते से काटकर प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता है। चेक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल चेक, गैर रेखांकित चेक जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, फर्क क्या होता है? सरल चेक बिल्कुल सरल तरीके से होता है। इसमें जो व्यक्ति का अंकित नाम होता है या चेक वाहक होता है, चेक को जिसके पास चेक होता है, वाहक होता है, उसको पैसा राशि है वो निकाल के दे दी जाती है। ये होता है सरल चेक। रेखांकित चेक में क्या होता है? चेक जो होता है वो सिंपल चेक के समान होता है, लेकिन इसके साइड के अंदर दो रेखाएं खींची होती है, इसलिए इसे रेखांकित चेक कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो वाहक होता है, चेक वाहक होता है या जिसका नाम अंकित होता है चेक पर, उसके खाते में, अकाउंट में पैसे आते हैं सीधे। तो इसमें तो व्यक्ति को सीधे व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाता है, जबकि इस रेखांकित चेक में के अंदर वाहक जो चेक का जो वाहक होता है, तो चेक जिसके पास होता है, जो बैंक में चेक को ले जाता है, उसके खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको भौतिक रूप से पैसा नहीं दिया जाता है। रेखांकित चेक के अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है उसमें क्या होता है? जैसे मान लो दिनांक है वो देखने वाली बात है कि दिनांक सही या नहीं है। राशि संख्या शब्दों में, अंकों में, हस्ताक्षर व्यक्ति के, ठीक है, अकाउंट नंबर, ये चीज भी इसमें देखी जाती है। और जो इसमें ये दो रेखाएं है या नहीं है, दो रेखा इसमें ये भी देखी जाती है। तो ये जो है वो रेखांकित चेक की कुछ मुख्य बातें होती हैं। और ये सरल चेक होता है जिसमें राशि है वो सीधे व्यक्ति को दी जाती है। रेखांकित चेक के अंदर चेक वाहक होता है, उसके खाते में पैसा पहुंचा दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।